नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सूर्य की जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में गए आदित्य L1 मिशन ने अपनी पहली सेल्फी भेज दी है। इसरो ने गुरुवार 7 सितंबर को इस सेल्फी के साथ ही आदित्य L1 में लगे कैमरे से ली गई पृथ्वी और चांद की फोटो शेयर की। इसरो ने सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट कर बताया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच L पॉइंट पर जा रहे आदित्य L1 ने सेल्फी ली है। इसरो की ओर से साझा किए गए 41 सेकंड के एक वीडियो में इस सेल्फी के साथ ही पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी नजर आती है। बताया जा रहा है ये तस्वीरें 4 सितंबर को ली गई थी। जब शनिवार से G20 शिखर सम्मेलन हो रहा होगा तो दिल्ली कुछ महीने पहले जैसी लुक से काफी बदली बदली सी दिखाई देगी। चमक दमक होगी, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह आकर्षक होगी। 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। सड़क पूरी तरह सुडौल होगी, कहीं गड्ढों का नामो निशान तक नहीं होगा। फुटपाथ बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप, ना तो उस पर अतिक्रमण होगा और ना ही गंदगी होगी। रोड किनारे लगे साइन बोर्ड दुरुस्त और बिल्कुल सही जगहों पर होंगे। सड़क की रोशनी भी पूरी तरह दुरुस्त होगी। यातायात पुलिस भी अपनी जगह पर चुस्त दुरुस्त होगी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त होगी। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि शनिवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय आयोजन से संबंधित खर्चों के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने पर 4100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए होटलों में सुरक्षा की अप्रत्याशित व्यवस्था की गई है। हथियार, गोला बारूद और ऐसे ही साजो सामान का बड़ा जखीरा होगा। एक शस्त्रागार की तरह गोलियों के अलावा इन शस्त्रागारों में सैनिकों के लिए भरी हुई मैगजीन, चिकित्सा आपूर्ति, स्टन और स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस सेट चार्जर, यहां तक कि बैकअप हथियार भी होंगे। इतना बड़ा जखीरा होगा कि आतंकवादी हमले की स्थिति में भी हथियार, गोला बारूद कम ना पड़े। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? दरअसल ये तैयारी है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवादी हमले की स्थिति में गोला बारूद की किसी भी कमी से बचने के लिए खुफिया एजेंसियों ने शहर के होटलों में विशेष शस्त्रागार स्थापित किए हैं। इससे कमांडो को ऑपरेशन के दौरान गोलियों और अन्य साजो सामान की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। दुनिया को चीन से होने वाले निर्यात में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह है दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले इस देश में कमजोर घरेलू मांग का होना। साथ ही चीनी उत्पादों के लिए वैश्विक मांग में भी कमी हुई है और इसका असर चीन के निर्यात आंकड़ों पर पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में चीन का निर्यात पिछले साल की तुलना में 8.8% गिरा है, जबकि आयात में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने कहा है कि नेपाल का खुशकिस्मती है कि उसे भारत जैसा पड़ोसी मिला है जिसने नेपाल और उसके लोगों के विकास में भारी योगदान किया है। उन्होंने ये बात बुधवार को पूर्वी नेपाल में हिमालयन किरण पब्लिक कैंपस का भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ उद्घाटन के दौरान कही। इसका निर्माण भारत सरकार की ओर से दी गई 3.7 करोड़ नेपाली रुपए की आर्थिक मदद से किया गया है। सऊद ने कहा कि नेपाल के विकास में भारत के सपोर्ट के जारी रहने की उम्मीद करता हूं। सोशल मीडिया पर गुरुवार को भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट दिखा जिसका शीर्षक था द क्राउन। इस पोस्टर में पूछा गया है कि क्या प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को मात देकर ताज छीन लेंगी। क्राउन को भाई बहन की जोड़ी की मां सोनिया गांधी ने पहन रखा है। द क्राउन मशहूर वेब सीरीज है, लेकिन उसी के पोस्टर की नकल करते हुए इस पोस्टर को बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है द क्राउन, एक कांग्रेस ओरिजिनल सीरीज। गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर भाजपा का नफरती अभियान काफी दिनों से चल रहा है। पिछले रविवार को भाजपा ने एक वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच भाई बहन के रिश्ते में सब कुछ ठीक है। वीडियो में दावा किया गया कि कांग्रेस प्रियंका को एक राजनीतिक प्रॉपर्टी के रूप में कम महत्व दे रही है। इससे उनके और राहुल के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। सोनिया गांधी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन भाजपा नेता व्यक्तिगत हमलों में उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। गांधी परिवार के खिलाफ इस अभियान को प्रियंका गांधी ने तो पहले ही भी खुलकर जवाब दिया है, लेकिन राहुल ने कभी व्यक्तिगत हमले को तवज्जो नहीं दी। भाजपा ने रक्षाबंधन त्योहार के जरिए भी दरार डालने की कोशिश की। उसने ये मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी रक्षाबंधन वाले दिन कर्नाटक में थे और बहन से राखी नहीं बंधवाई। भाजपा के इस प्रचार पर गैर कांग्रेसियों तक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। खुद प्रियंका गांधी ने सफाई दी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन का बचाव करते हुए कहा
कि उन्होंने सनातन धर्म के भेदभावपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उनका इरादा किसी भी धर्म या मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि ये भाजपा समर्थक ताकतें थीं जिन्होंने झूठी कहानी बुनी। उन्होंने अफसोस जताया। उदयनिधि ने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। स्टालिन ने एक बयान में कहा, भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों को खत्म करने या नरसंहार का आह्वान किया था। लेकिन उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी ऐसा दावा करते हुए झूठ फैलाया गया। एक और जहां इंडिया गठबंधन उदयनिधि के बयान से उबर ही रही थी, अब डीएमके मंत्री ए राजा ने परेशानी बढ़ा दी है। ए राजा ने कहा है कि सनातन पर उदयनिधि का रुख काफी नरम था। उन्होंने कहा कि एक समय पर कुष्ठ रोगों को सामाजिक अपमान के रूप में देखा गया और अब HIV को उसी रूप में देखा जा रहा है। हमारे अनुसार हमें सनातन धर्म को एक ऐसी बीमारी के रूप में देखना होगा जिसे कुष्ठ रोग और HIV की तरह सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। डीएमके नेताओं की ओर से आते इन बयानों की वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन में इंडिया में असहजता की स्थिति पैदा हो रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने गुरुवार दोपहर डीएमके मंत्री ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से नफरती भाषण है जिसमें भारत की 80% जनता को निशाना बनाया गया है। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का असली चरित्र है जिसे लगता है कि हिंदुओं का अपमान करके ही चुनाव जीते जा सकते हैं। क्या मुंबई की बैठक में यही तय किया गया था? ए राजा के बयान के बाद अब कांग्रेस उनके बयानों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है जिसमें कोई भी किसी विशेष धर्म को किसी अन्य धर्म से कम नहीं मान सकता है। कांग्रेस इनमें से किसी भी टिप्पणी में विश्वास नहीं करती है। पवन खेड़ा ने कहा कि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। खेड़ा ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दरअसल 28 दलों वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा कांग्रेस और डीएमके भी हैं। हालांकि अब तक राहुल गांधी की ओर से इस तरह के बयानों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया न देने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश जी बहुत खामोश हो जाते हैं, कुछ परेशान भी दिखते हैं। क्या बात है, लालू जी का दबाव बहुत बढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू जी का दर्द बहुत सीधा है कि बेटों को मुख्यमंत्री बनाओगे। नीतीश कुमार का दर्द है कि पीएम पद की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही तो सीएम पद क्यों छोड़ूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उदयनिधि स्टालिन का बयान आए 5 दिन हो गए। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जबान बंद है। वो अपने जबान कब खोलेंगे? क्या सनातन को खत्म किए बिना नहीं खोलेंगे? उन्होंने स्टालिन के बयान के लिए इंडिया गठबंधन के इन साथी नेताओं से माफी मांगने को कहा है। गिरिराज ने कहा, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो देश का सनातन, बिहार का सनातन एक एक पाई का हिसाब लेगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे धड़े के नेता संजय राउत ने कहा है कि आप हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब के जो सिपा सलाहकार हैं वो थोड़ा बचकर बयान दें तो इंडिया गठबंधन की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी हैं, जैन हैं, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपनी तरफ रखिए। इस प्रकार से पूरे देश का माहौल बिगड़ गया है। विपक्षी बीजेपी पर उन्होंने कहा, बीजेपी के हाथ में कोई ऐसा हथियार ना लगे जिसकी वजह से वो हम पर हमले करते रहें। बिहार चुनाव से पहले 2015 में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कहकर हलचल मचाने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब आरक्षण की पैरवी करते हुए दिखाई दिए हैं। भागवत ने बुधवार को कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता है। भागवत ने कहा, अगर समाज के कुछ वर्गों को 2000 सालों तक भेदभाव का सामना करना पड़ा तो हम अगले 200 वर्षों तक कुछ परेशानी क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक इन समुदायों को समान अवसर नहीं दिए जाते तब तक आरक्षण जैसे विशेष उपाय जरूरी हैं। लेकिन क्या आरएसएस प्रमुख की राय आरक्षण पर हमेशा इसी तरह से साफ साफ रही है?
इससे पहले 2019 में भी उनका बयान आया था। तब भागवत ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की जानी चाहिए, यानी उन्होंने आरक्षण पर बहस की वकालत कर दी थी। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बुधवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना के बैरिकेड हटाने के लिए हमला किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों को चोट आई। विष्णुपुर के डिप्टी कमिश्नर लॉरेम्बम विक्रम ने मीडिया को बताया कि वहां कोई भगदड़ आदि नहीं हुई। गुरुवार को दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस को सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मैतेई बहुल विष्णुपुर जिले के फोगा कचाओ इकाई और क्वाक्टा कस्बों में एकत्र हुए। सेना के बैरिकेड पर हमले का आह्वान मैतेई समुदाय के संगठन ने किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।